ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली सुबह मारवा हाउस। अनिका तैयार होने के बाद जल्द से जल्द सीक्रेट अंडरग्राउंड पहुंचना चाहती थी। आज उसे सौम्या से कुछ जरूरी राज उगलवाने थे। वह अपना फोन उठाती है और रूम से बाहर जाने लगती है। तभी एक्सरसाइज करने के बाद अंदर आते हुए रोहित कमरे के दरवाजे पर ही मिल जाता है। अनिका को बाहर की तरफ जाते हुए देखकर वह अनिका से पूछता है, क्या तुम मल्होत्रा हाउस जाने के बारे में सोच रही हो? रोहित ने यह सवाल इसलिए किया था क्योंकि उसे यकीन था कि अपनी बाकी की आपाधापी में अनिका इस बात को पूरी तरह से भूल चुकी होगी। अब अनिका अपनी जगह पर ही रुक जाती है, जबकि रोहित अंदर आ जाता है। एक पल का समय लेने के बाद अनिका कुछ सोचकर जवाब देती है, उन्हें लक्ष्य के बारे में बताना बेहद जरूरी है, पर इस वक्त मेरे पास वहां जाने के लिए टाइम नहीं है। अनिका की बात सुनकर रोहित अपने फोन आदि को टेबल पर रखते हुए जवाब देता है, लेकिन वहां जाए बिना भी तुम उन्हें यह बात बता सकती हो। अनिका समझ जाती है कि रोहित कॉल करने के बारे में बात कर रहा है। इसके बाद रोहित यह कहकर फ्रेश होने के लिए चला जाता है, मैं अभी आता हूँ। रोहित के जाने के बाद भी अनिका उसी जगह पर खड़ी कुछ सोचती रह जाती है। इसके बाद वह अपना फोन निकालती है और श्वेता को मैसेज कर देती है, कांग्रेचुलेशंस, तुम्हारी दी हुई इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई है। तुमने अपने लिए जिसे चुना है वह तुम्हारा परफेक्ट मैच है। वह एक अच्छा इंसान है। तुम लक्ष्य के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकती हो। अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, हम जल्दी मिलेंगे। इसके बाद वह दूसरा मैसेज अंजलि मल्होत्रा को टाइप कर देती है, आपके दिए हुए टाइम के अंदर मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। आप निश्चिंत होकर श्वेता और लक्ष्य के रिश्ते को आगे बढ़ा सकती हैं। वह न सिर्फ एक अच्छा पति है बल्कि हमारी श्वेता से बेहद प्यार भी करता है। वह उसका पूरा ख्याल रखेगा। बाकी की बातें मिलने के बाद करेंगे। वहीं दूसरी तरफ मल्होत्रा हाउस। अंजलि मल्होत्रा डाइनिंग हॉल में बैठी हुई ब्रेकफास्ट में सैंडविच बनाने के लिए कुछ तैयारी कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे को देखकर कोई भी आसानी से बता सकता था कि वह किसी गहरी सोच में है और बेहद परेशान भी है। दरअसल वह और किशन मल्होत्रा आनंद सन्याल की शोक सभा में बीते दिन शामिल हो आए थे, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में रह रहकर यही बात चल रही थी कि उसने श्वेता को वहां आने से मना क्यों कर दिया। बात यह थी कि जब अंजलि मल्होत्रा और किशन मल्होत्रा लक्ष्य की इस मुश्किल घड़ी में उससे मिलने जा रहे थे, तब उन्होंने श्वेता को भी साथ आने के लिए कहा था, लेकिन श्वेता ने उन्हें बताया, लक्ष्य नहीं चाहता कि मैं वहां पर आऊं। उसने कहा है कि वह खुद बताएगा कि हम कब मिल सकते हैं। यह बात अंजलि को काफी खटक रही थी, इसलिए रह रहकर उसके दिमाग में यह बात आ रही थी कि क्या लक्ष्य अपने और श्वेता के रिश्ते के बारे में दुनिया के सामने जाहिर करने से झिझक रहा है या कोई दूसरी बात है। ऐसी स्थिति में वह श्वेता से अकेले में मिलकर बात करना चाहता है, पर क्यों? ठीक इसी वक्त उसे अपने फोन पर मैसेज की रिंग सुनाई देती है। जब वह फोन उठाकर देखती है तो यह अनिका का मैसेज था। वह बिना एक पल की देरी किए मैसेज को पढ़ती है। मैसेज पढ़ते ही उसके चेहरे पर सुकून और मुस्कान एक साथ दिखाई देने लगते हैं। अब वह अपनी खुशी को जल्द से जल्द किसी के साथ बांटना चाहती थी। तभी उसे किशन का ख्याल आता है। वह झट से अपनी जगह से उठ खड़ी होती है और किशन को आवाज लगाने के लिए अपने होठों को खोलती है, लेकिन इससे पहले कि वह किशन को बुलाती उसका मन फिर से आशंका से भर जाता है। एक बार फिर वही ख्याल उसके मन में दौड़ने लगता है। लक्ष्य का हमारी श्वेता के लिए परफेक्ट मैच होने की खबर से भी मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिल जाता कि लक्ष्य ने श्वेता को वहां आने से मना क्यों किया था। ठीक इसी वक्त किशन सामने से आते हुए दिखाई देता है। अंजलि अभी भी उसी अवस्था में अपने होठों को खोलकर खड़ी थी। किशन मल्होत्रा धीरे धीरे चलते हुए अंजलि के पास पहुंच जाता है और उसके पास आकर कंधे पर हाथ रखता है। फिर पूछता है, वह इस तरह मूर्ति बनी क्या सोच रही हो?
अंजलि अपनी इस सोच में इस तरह खो गई थी कि उसे सामने से आता हुआ किशन भी दिखाई नहीं देता। जब वह उसे हाथ रखकर एहसास दिलाता है तब उसकी चेतना जागृत होती है। किशन की बात सुनकर वह वापस सोफे पर बैठ जाती है। अंजलि की परेशानी देखकर किशन भी उसके पास बैठ जाता है और कहता है, अब कुछ कहोगी भी? अंजलि अपने उलझन भरे चेहरे के साथ कहती है, हाँ, आपसे नहीं कहूँगी तो फिर किससे कहूँगी? ऐसा कहकर वह अपने मन की सारी उलझन कह देती है। यह सब सुनने के बाद किशन मुस्कुराता है और उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, अंजलि, तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ उतना ही कर सकते हैं जितना हमारे हाथ में है। कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, वह समय और परिस्थितियों पर निर्भर करती है। और अगर आसान शब्दों में कहूँ तो कुछ चीजें भाग्य तय करता है। तुम इस घटना को दूसरा पहलू देखो। हो सकता है कि लक्ष्य यह न चाहता हो कि श्वेता और उसके बारे में उसके सभी रिश्तेदारों को ऐसी दुख भरी परिस्थितियों में पता चले। वह चाहता हो कि वह श्वेता को सभी से किसी अच्छे मौके पर मिलवाए। तुम खुद सोचो, यदि श्वेता वहां जाती तो वह उसे किसी से इंट्रोड्यूस नहीं करवा पाता, जिसकी वजह से हो सकता है कि श्वेता को भी थोड़ा अजीब लगता और लक्ष्य खुद भी अपने आप में गिल्टी फील करता। लेकिन वह इस बात को जानता है कि इस वक्त श्वेता उसे क्यों मिलना चाहती है। वह भी अपना दुख श्वेता के साथ बांटना चाहता होगा, इसलिए वह उससे मिलना चाहता है, लेकिन अपने घर पर उस दुख भरे माहौल में नहीं। अब एक पल रुककर किशन एक बार फिर से अंजलि को समझाने के लिए कहता है, लक्ष्य ही नहीं, अगर उसके जगह कोई भी अच्छा लड़का होगा तो वह हमेशा यही चाहेगा कि जब भी उसके प्यार के कदम उसके घर में पड़े तो हंसी खुशी के साथ पड़े। वह उसका वार्म वेलकम कर सके, ना कि ऐसे माहौल में जब आंखों में आंसू बरसे, और वह भी दुख तकलीफ की वजह से। किशन ने पूरी स्थिति को अंजलि के सामने जितनी अच्छी तरह से बयां किया था, उससे अंजलि के मन की सारी दुविधा दूर हो जाती है और वह अपने हाथ से अपने माथे पर छूते हुए कहती है, मैं भी कहाँ की बात को कहाँ ले गई। माँ हूँ ना, शायद इसीलिए इस बात का यह पहलू देख ही नहीं पाई। इस तरह तो मैंने एक पल के लिए भी नहीं सोचा। फिर अपने चेहरे से परेशानी के भाव को हटाकर सामान्य भाव लाती हुई कहती है, अगर वह चाहता तो हमें भी आने के लिए मना कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसके ऐसी कोई भी खराब इंटेंशन नहीं थी। लक्ष्य सच में काफी समझदार है। उसने जो भी किया होगा सोच समझकर ही किया होगा। ठीक इसी वक्त उन्हें सीढ़ियों से उतरकर आती हुई श्वेता दिखाई देती है। उसके चेहरे पर आज कई दिनों के बाद मुस्कान थी। किशन और अंजलि दोनों उसी की ओर देख रहे थे। जब वह उन दोनों के एकदम करीब आ जाती है तब अंजलि कहती है, बस थोड़ी ही देर में ब्रेकफास्ट तैयार हो जाएगा। तुम यहाँ अपने पापा के पास बैठकर बातें करो, मैं अभी आती हूँ। इसके बाद तुम्हारे साथ कुछ जरूरी बात भी करनी है। इतना कहकर जैसे ही अंजलि वहाँ से जाने लगती है तभी श्वेता उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मैं पिछले 2 दिन से फार्मेसी नहीं गई। मुझे लगता है कि मुझे फार्मेसी जाना चाहिए। मैं अपना हेवी ब्रेकफास्ट वही कर लूंगी। आप जो बनाना चाहती हैं वो आराम से बनाएं। ऐसा कहकर वह मेज पर रखे हुए जार से जूस लेती है और एक घूंट में सारा पी जाती है। उसके बाद वह तेजी से घर से बाहर निकलने लगती है। तभी अंजलि कहती है, कम से कम मेरी बात तो सुनती जाओ, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। अब श्वेता अपने कदमों को बिना रोके आगे बढ़ते हुए जवाब देती है, हाँ हाँ माँ, वह खबर मुझे मिल गई है। अनिका दीदी का मैसेज मुझे भी आ गया है। ऐसा कहते हुए वह घर से बाहर निकल जाती है। कई दिनों के बाद अपने बेटे के चेहरे पर हंसी खुशी देखकर किशन और अंजलि दोनों के चेहरे संतोष से भर जाते हैं। जो कुछ भी चल रहा था वह सब अनिका के पक्ष में था। एक के बाद एक बाजी उसके पाले में पड़ती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन अब देखना यही था कि जितनी आसानी से सभी चीजें अनिका के पक्ष में आती जा रही थी, क्या दमयंती देवी उतनी ही आसानी से हार मान लेने वाली थी या अब वह कोई नया जाल बुनने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ दमयंती देवी का किला। दमयंती देवी अपनी बड़ी सी कुर्सी पर बैठी हुई थी और उसके सामने शतरंज की बिसात बिछी हुई थी।
एक ओर वह खुद बैठी थी तो दूसरी ओर रुद्रमा देवी बैठी हुई थी। रुद्रमा देवी अपनी चाल चलती है। तब दमयंती देवी कहती है, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली। तुमने मेरी रानी को चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन मुझे अच्छी तरह मालूम है कि उसे कैसे बचाना है। अब रुद्रमा देवी कहती है, देखना यही है कि अब तुम क्या करती हो। वीरता सिर्फ बाहुबल में ही नहीं होती, दिमाग में भी होती है। जीतने के लिए साम दाम दंड भेद जिस मर्जी का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन अंत में सम्मान सिर्फ विजेता का ही होता है, क्योंकि उस सम्मान को पाने के लिए वही शेष रह जाता है। हारने वाले का सूरज सदा सदा के लिए अस्त हो जाता है। दमयंती देवी कहती है, मुझे अस्त होना होता तो इतनी सालों इंतजार नहीं करती, ना ही अपनी जिंदगी यूं वीराने बर्बाद करती। मैंने अपनी अगली चाल सोच ली है। अगला वार जल्द ही होगा और वहाँ होगा जो सबसे कमजोर पहलू होगा, जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। यह सुनकर रुद्रमा देवी दमयंती देवी से पूछती हैं, साफ साफ बताओ, क्या बताना चाहती हो। दमयंती देवी अपनी जगह से उठकर खड़ी हो जाती हैं और कुछ दूर कदम जाते हुए कहती हैं, अब मैं कुछ बताना नहीं, बस दिखाना चाहती हूँ, आप सिर्फ इंतजार कीजिए। वहीं दूसरी तरफ सीक्रेट अंडरग्राउंड मारवा हाउस। अब तक अनिका सीक्रेट अंडरग्राउंड पहुँच चुकी थी। वहां पहुंचने के बाद वह सीधा भूमिका से मिलती है। इस वक्त भूमिका सौम्या के केबिन से निकलकर बाहर आ रही थी। वह पूरी तरह से पसीने से लथपथ दिखाई दे रही थी। भूमिका की ऐसी स्थिति देखकर अनिका पूछती है, क्या प्रीति अभी भी अंदर ही है। भूमिका जवाब देती है, नहीं, प्रीति यहाँ नहीं है, सौम्या से इन्वेस्टिगेशन मैं खुद कर रही थी। अब अनिका पूछती है, क्या उसने कुछ बताया आपको। भूमिका बिना कुछ कहे ना में अपनी गर्दन हिला देती है, फिर लंबी गहरी सांस लेने के बाद कहती है, प्रीति ने सही कहा था कि वह बहुत ढीठ है, इतनी आसानी से मुंह नहीं खोलेगी। अब अनिका अपने कदम सौम्या के केबिन की ओर बढ़ाते हुए कहती है, थोड़ी देर आकर उससे जो भी पूछना चाहती हो पूछ लेना, मुझे सिर्फ 10 मिनट का वक्त दो। वैसे भी हमारे पास वक्त बर्बाद करने के लिए नहीं है, अगर इसे वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए तो वही सही। भूमिका अच्छी तरह जानती थी कि अनिका के टॉर्चर के बाद वह तोते की तरह बोलेगी। अब भूमिका कहती है, जो उसकी किस्मत में लिखा है वह तो उसे मिलेगा ही। हमने कोशिश की उसे तुम्हारा प्रकोप से बचाने की, पर अब उसे तुम्हारी खातिरदारी ही चाहिए, तो कोई क्या कर सकता है। आगे बढ़ते हुए अनिका को कुछ याद आता है और वह एक बार फिर भूमिका की तरफ मुड़ जाती है और पूछती है, प्रीति यहाँ नहीं है तो कहाँ है। अनिका का सवाल सुनकर भूमिका अंदर ही अंदर झिझक जाती है।